तो ध्यान बच्चे लोग, पिछले लेक्चर्स में लोग ट्रांजिशन मेटल और डी ब्लॉक में डिफरेंस हम लोग समझ में आ चुका है। ठीक है, ध्यान देना ना, आपके एनसीईआरटी में एक टेबल दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग सॉलिड स्टेट जब कवर किए होंगे तो सॉलिड स्टेट में आप लोग क्रिस्टल्स का स्ट्रक्चर पढ़े होंगे। ठीक है, सिंपल क्यूबिक कुछ होता है, कुछ बीसीसी होता है, कुछ एफसीसी होता है। ठीक है, और एफसीसी को ही हम लोग बोलते हैं सीसीपी। क्या बोलते हैं? सीसीपी। सीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो सीसीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो सीसीपी का आपको मतलब समझ में आता है। एक होता है एससीपी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ध्यान देना, यहाँ पे हर एलिमेंट किस क्रिस्टल सिस्टम को अडॉप्ट करेगा आपको समझाया हुआ है। जैसे स्कैंडियम पे बात करोगे, स्कैंडियम क्या होता है? एससीपी सिस्टम को अडॉप्ट करता है। ठीक है, ब्रैकेट में बीसीसी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऊपर वाला है उसको प्रेफर करोगे आप। टाइटेनियम एससीपी को अडॉप्ट करता है, वैनियम बीसीसी को अडॉप्ट करता है। ठीक है, क्रोमियम बीसीसी को अडॉप्ट करता है। तो ये टेबल आपको दिमाग में रखना। कभी कभी क्या होता है कि आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोबाल्ट के एक लैटिस सेल में कितना कोबाल्ट का एटम होगा। ठीक है, अगर आपको ये पता रहेगा कि कोबाल्ट सीसीपी को अडॉप्ट करता है तो सीसीपी का मतलब क्या होता है? एफसीसी होता है। तो एफसीसी सिस्टम में एक लैटिस सेल में 4 एटम होता है, तो आपका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है जहां पे आपको बताया नहीं है कि किस सिस्टम अडॉप्ट करता है और आपसे पूछ लेगा, तो आपको अगर ये टेबल याद रहेगा तो आसान हो जाएगा। तो इसको याद करने का तरीका क्या है ना, जैसे कोबाल्ट निकल कॉपर, ये फैमिली पूरा एफसीसी यानी सीसीपी ऑक्यूपाई करता है। तो यानी लास्ट का यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, कोबाल्ट निकल कॉपर ये पूरा अडॉप्ट करेगा। उसके अलावा देखोगे आप एमएन और आयरन, ये एससीपी अडॉप्ट करता है, एससीपी। ठीक, और उसके अलावा यहाँ देखो तो ये बीसीसी अडॉप्ट करता है, यानी बीसीसी फिर एससीपी और उसके बाद सीसीपी। ठीक है, और पहला दोनों जो फैमिली है उसके लिए एससीपी होगा। तो पहला दोनों फैमिली के लिए एससीपी। ठीक, फिर बीसीसी फिर एससीपी और फिर अगला 3 एलिमेंट क्या होगा? तो अगला 3 एलिमेंट हो जाएगा आपका एफसीसी या बोलते हैं सीसीपी हो जाएगा। ठीक, और लास्ट का जो लास्ट का है, लास्ट के लिए क्या होगा? एससीपी हो जाएगा, एससीपी। यानी पहला दोनों एससीपी, लास्ट का एससीपी, बीच में एमएन एफई का एचसीपी, वैनियम क्रोमियम बीसीसी बीसीसी और कोबाल्ट निकल कॉपर सीसीपी या फिर एफसीसी। तो ये आपको इस तरह से आप याद कर सकते हो। ठीक है, इसका ग्रुपिंग करके इसको आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये अब ध्यान देना। तो ये कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको दिमाग में सेट रखना। ये सब क्वेश्चन बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी हम पढ़ रहे हैं आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ध्यान देना, आगे बढ़ने से पहले यानी हमको अगला जो प्रॉपर्टी हमको स्टडी करना है, तो हमको बेसिकली डी ब्लॉक एलिमेंट का कुछ प्रॉपर्टी को स्टडी करना है। प्रॉपर्टी क्या स्टडी करना है? चलो हम लोग को तो ध्यान देना, हम लोग सीखेंगे डी ब्लॉक का साइज का वेरिएशन कैसे चलता है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे डी ब्लॉक कुछ प्रॉपर्टी आपको डिस्कस किया होगा। तो हम लोग जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे बेसिकली यहाँ पे जो आपको टेबल दिया हुआ एनसीईआरटी का, तो इसमें हम लोग 3D सीरीज फैमिली का वैल्यूज कहाँ दिया हुआ आपके पास। ठीक है, तो 3D फैमिली में क्या क्या आपके पास है? तो आपके पास चलो स्कैंडियम है से लेके जिंक तक का एलिमेंट होगा, स्कैंडियम से लेके जिंक तक का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ तक अब ध्यान देना। इसमें देखोगे इसमें हमको इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को पढ़ना है। ठीक है, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का तुम वैल्यू को चेक करोगे ना, तो वैल्यू देखो कोई रेगुलर ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा है। पहले देखो, पहले बढ़ रहा है फिर घटा यहाँ पे। ठीक है, फिर देखो और घटा, फिर हल्का सा बढ़ा, लेकिन बढ़ा लेकिन इसको क्रॉस नहीं किया है, वैडियम पॉइंट को क्रॉस नहीं किया, यानी वैडियम हाईएस्ट है। ठीक है, फिर बढ़ा है, फिर बढ़ा है और फिर घट गया है और फिर बहुत ज्यादा घट गया है। ठीक है, तो ये देखोगे ये ऐसा क्यों हो रहा है हमको जानना है। ठीक, साथ में यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट का बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट का। तो मेल्टिंग पॉइंट का वैल्यू यहाँ दिया नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट का वेरिएशन कैसे होता है उसको मुझे जानना है। तो मेल्टिंग पॉइंट और इंथैल्पी ऑटोमाइजेशन दोनों आपस में लिंक हो जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों का जो कॉन्सेप्ट रहेगा सेम रहेगा। ठीक है, अगर देखोगे आयनेशन थैल्पी, यहाँ पे डी ब्लॉक का जो आयनेशन थैल्पी यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यानी फर्स्ट आयनेशन थैल्पी दिया हुआ है, सेकंड आयनेशन थैल्पी दिया आपको और थर्ड आयनेशन थैल्पी दिया हुआ है।
तो देखोगे इसका वेरिएशन को समझना है कि वेरिएशन कैसा हो रहा है। तो यहाँ देखोगे कोई ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ देखो यहाँ पे बढ़ा है, फिर क्या हो गया, फिर घट गया, फिर बढ़ा है, बट ये वैल्यू इसको क्रॉस नहीं किया, इसको क्रॉस नहीं किया है, फिर अचानक से बहुत बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, फिर बढ़ा है, अब फिर घट गया है, फिर घट गया है, फिर बढ़ गया है, अब फिर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको सीखेंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है इसको जानना हमको। ठीक है, अगला बात करेंगे रेडियस का। तो रेडियस का जब बात करते हैं तो वो रेडियस क्या है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। ठीक है, फिर बढ़ गया, एमएन पे बढ़ गया, फिर यहाँ देखोगे यहाँ पे तीन एलिमेंट में ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। यहाँ पे देखोगे आयरन, कोबाल्ट, निकल और कॉपर तक में, आयरन कोबाल्ट निकल देखो तो ऑलमोस्ट क्या है, ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, फिर कॉपर में बढ़ा है और जिंक पे और बड़ा हो गया। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है हमको जानना है। ठीक है, मतलब कोई भी ट्रेंड एक फॉलो नहीं कर रहा है तो हमको सीखना है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, तीन सबको हमको सीखना है। तो सबसे पहला जो हम लोग प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे तो स्टडी करेंगे मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट का, तो मेल्टिंग पॉइंट के लिए हमको डिस्कस करना पड़ेगा बॉन्डिंग के बारे में। ठीक है, जब बात करते हैं बॉन्डिंग का, तो मेटल्स में कैसा बॉन्डिंग होता है बच्चे लोग, तो मेटल्स में मेटालिक बॉन्डिंग होता है। ठीक है, मेटल्स का बॉन्डिंग को हमको जानना पड़ेगा। तो आप लोग समझना पड़ेगा कि मेटल्स का बॉन्डिंग कैसे होता है। ठीक, तो ध्यान देना, जब बात करते हैं मेटल का बॉन्डिंग का, तो उसको बोलते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। तो आप यहाँ समझोगे, तो मेटल जो होता है, ठीक है, तो मेटल्स में होगा बच्चों लोग क्या, तो मेटल्स में होगा मेटालिक बॉन्डिंग। ठीक, मेटालिक बॉन्डिंग का जब बात कर रहे हैं हम लोग, तो ध्यान देना कि आखिर होता क्या, समझो ये चीज। तो इसके एग्जाम्पल के लिए आपको लेके चल रहे हैं सोडियम को। ठीक है, तो मान लो आपके पास सोडियम एलिमेंट है, तो सोडियम को पता है कि सोडियम का जो आउटर मोस्ट क्लाउड होता है बहुत लूजली बॉन्डेड होता है। तो सोडियम बहुत इजीली क्या होगा, उसको लूज कर सकता है। यानी इसको हम इजीली दिखा सकते हैं कि Na+ है और इसका इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा सकते हैं इसको हम। ठीक है, अब ध्यान दे, अगर आपके पास सोडियम का एक क्रिस्टल है, तो सोडियम के क्रिस्टल में क्या होता है, बहुत सारा सोडियम होगा, बहुत सारा सोडियम होगा। तो होता क्या है कि बहुत सारा सोडियम होगा, तो इस क्रिस्टल का हर सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करके रखेगा। तो इलेक्ट्रॉन छोड़ा हुआ है, दूसरा सोडियम एटम, उसमें सोडियम एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। मतलब आउटर मोस्ट क्लाउड क्या होता है, बहुत लूजली बॉन्डेड होता है। तो इससे क्या होगा, हर एटम अपना आउटर मोस्ट क्लाउड को लूज कर देगा। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो वेट होता है बहुत हल्का होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है। आप लोग पढ़े हो ना, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, दोनों का मास ऑलमोस्ट इक्वल होता है। और बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का, तो अगर मास का बात करें तो मास ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन बराबर होगा, लेकिन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत क्या होता है, बहुत छोटा होता है। कंपेयर करो तो क्या होता है, मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है जो ऑलमोस्ट क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन का 1840 टाइम्स छोटा होता है। ठीक है, यानी ये रिलेशन होते हैं, यानी हम बोल सकते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे चार मैं दिखा रहा हूँ, चार सोडियम आयन 4 इलेक्ट्रॉन है, बट सोडियम के क्रिस्टल में चार नहीं होगा, यहाँ पे इनफाइनाइट होगा, यानी बहुत ज्यादा सोडियम आयन होगा और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होगा, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होगा। अगर हम सोडियम आयन का बात करते हैं तो सोडियम आयन में क्या होगा, तो सोडियम में होता है आपके पास प्रोटॉन होता है कितना, 11, न्यूट्रॉन होता है 12। ठीक, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितना बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन होता है 11, ये होता है सोडियम में। और बात करते हैं सोडियम आयन में क्या होगा, तो सोडियम आयन में होगा आपका इलेक्ट्रॉन एक निकाल दे तो प्रोटॉन होगा 11, न्यूट्रॉन होगा 12 और इलेक्ट्रॉन होगा 10। ये होगा सोडियम आयन के अंदर का सारा चीज। अब ध्यान दें, सोडियम आयन पे बात कर रहे हैं, और तो अगर आप हम कंपेयर करेंगे तो सोडियम आयन और आपके इलेक्ट्रॉन का मास में कंपेयर करो तो कौन ज्यादा भारी होगा, तो सोडियम आयन बहुत ज्यादा भारी होगा, सोडियम आयन बहुत ज्यादा भारी होगा। तो मास में अगर बात करते हैं तो सोडियम आयन का मास काफी ज्यादा हैवी है। तो अगर हम बात करें सिस्टम में, इस सिस्टम में देखोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है और सोडियम आयन है। तो होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन बहुत फास्ट होगा, बहुत हल्का है, तो बहुत वो हर जगह मूव कर सकता है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो हर जगह, पूरा हर जगह फैला हुआ सोच सकते हो। यानी किसी मेटल में होता क्या है कि आपका इलेक्ट्रॉन का मोशन बहुत ज्यादा फास्ट होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन अगर बहुत फास्ट होगा, तो अगर हम देखें, अगर सिस्टम को देखोगे तो किसी भी मेटालिक सिस्टम में होता क्या है, चलो, कि आपका मेटल का जो आयंस होता है ना, वो
ऑलमोस्ट बहुत स्लो मूव करता है। क्यों? बहुत हल्का होता है वो। तो आपका मेटल्स का जो पॉजिटिव पार्ट है वो जगह जगह क्या हो, लोकलाइज होगा। लोकलाइज मतलब वो छोटा है, मतलब उसका मूवमेंट स्लो हो रहा है। लोकलाइज बोलना सही नहीं है, उसका मूवमेंट क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है। ठीक है, उसका मूवमेंट क्या होगा, स्लो होगा। ठीक है, लेकिन जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हर जगह अवेलेबल होगा। इलेक्ट्रॉन अगर बात करते हैं चार्ज नेगेटिव का, तो चार्ज नेगेटिव हर जगह अवेलेबल है। तो आउट जिसका वैलेंस सेल है, तो वैलेंस सेल का जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो हर जगह अवेलेबल होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इन चार्ज नेगेटिव हर जगह फैला हुआ है। और बहुत, यानी कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ है किसी को नहीं पता है, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट मूव कर सकता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स हम दिखा रहे हैं। तो यानी ये जो पॉजिटिव पार्ट है, उसका वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन बाहर लूज कर चुका है, इलेक्ट्रॉन फास्ट मूव कर रहा है। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन किस किस पॉजिटिव का किसी को नहीं पता, यानी जो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फुली सिस्टम में डिलोकलाइज है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फुली सिस्टम में डिलोकलाइज है, यानी हर जगह नेगेटिव फैला हुआ है। तो नेगेटिव देखें तो हर जगह फैला हुआ है। ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होगा ना, यहाँ पे एक इंट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होगा। इस इंट्रैक्शन फोर्स को बोला गया है मेटालिक बॉन्डिंग। इस इंट्रैक्शन फोर्स टाइप को बोला गया बच्चे लोग, बोला गया है मेटालिक बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जो जो इंट्रैक्शन फोर्स क्रिएट हो रहा है, इसको बोला गया है मेटालिक बॉन्डिंग। ठीक, जो कि मेटल में एग्जिस्ट करता है। क्यों एग्जिस्ट करता है, ड्यू टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और जो पॉजिटिव चार्ज बचेगा उसके बीच में जो इंट्रैक्शन होगा, उसके कारण मेटालिक बॉन्डिंग क्रिएट होता है। अब मेटालिक बॉन्डिंग कहीं ना कहीं कोलम्बिक अट्रैक्शन है। मेटालिक बॉन्डिंग कहीं ना कहीं क्या है, कोलम्बिक अट्रैक्शन है, यानी कूलम्ब फोर्स से लिंक हो जाएगा। तो अगर बोलेंगे कि इसका स्ट्रेंथ का बात करते हैं, इसका स्ट्रेंथ का बात करते हैं हम लोग, मेटालिक बॉन्डिंग के बेसिस पर अगर बात करोगे तो मेटालिक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ जो होता है, ठीक है, तो क्या होगा, तो मेटालिक बॉन्डिंग का जो स्ट्रेंथ होगा वो डिपेंड किस पे करेगा, चार्ज पे। तो चार्ज जितना ज्यादा होगा, प्रोपोर्शनल टू चार्ज, तो चार्ज जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा ये। ठीक है, अब चार्ज किस पे डिपेंड करता है, तो जितना ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, जितना ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा चार्ज क्रिएट हो सकता है। तो अल्टीमेटली डिपेंड किस पे करेगा चलो, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे। तो जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है उसका मेटालिक बॉन्डिंग क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या होगा, चार्ज आपका ज्यादा क्रिएट होगा सिस्टम में। तो अल्टीमेटली मेटालिक बॉन्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करेगा। ठीक, अब ध्यान रहा, सेकंड फैक्टर की बात करते हैं साइज का। तो कैटायन का देखो, इलेक्ट्रॉन का साइज तो बहुत छोटा होता है, उस पर बात करना बेवकूफी है, क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉन तो सेमी साइज का होगा। अब मान लो तुम सोडियम का बात कर रहा है या कैल्शियम का बात कर रहा है, तो सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफर कर रहा है, बट इलेक्ट्रॉन तो सब में सेम ही रहेगा ना। अब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करो, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करो, तो इलेक्ट्रॉन तो हर जगह अवेलेबल है, तो इलेक्ट्रॉन का साइज तो हर के लिए क्या होगा, सेम ही रहेगा। तो बस हम बात करते हैं कैटायन का, तो कैटायन का साइज क्या होगा, तो कैटायन का साइज चेंज कर सकता है। तो कैटायन का साइज अगर चेंज करेगा तो जितना छोटा कैटायन होगा ना उतना बेटर होगा, उतना बेटर होगा। क्योंकि कूलम्ब फोर्स किस पे होता है, रेडियस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कूलम्ब इंटरेक्शन क्या होता है, रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए क्या होगा, मेटालिक बॉन्डिंग का जो चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा और साइज के क्या होगा, चलो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। किसका साइज, साइज है पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव आयन का। ये होता है मेटालिक बॉन्डिंग का डिपेंडेंस। ठीक, अब मेटालिक बॉन्डिंग का बात करते हैं तो ध्यान देना। तो अगर मेटालिक बॉन्डिंग पे बेसिस पे अगर बात कर रहे हो, ये चीज समझना कि मेटालिक बॉन्डिंग जितना स्ट्रॉन्गर होगा, तो मेटालिक बॉन्डिंग का अगर बात करते तो मेटालिक बॉन्डिंग जितना जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा उतना ही उसको मेटल को दूर करना डिफिकल्ट होगा। मेटालिक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ क्या होगा ना, प्रोपोर्शन टू होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, क्यों, क्योंकि मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर तो मेटल को आप दूर नहीं कर सकते हो ना, मतलब उसको दूर भेजना बहुत डिफिकल्ट हो चुका है, उसका मेल्टिंग पॉइंट का प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट को के लिए जो हम लोग हीट देते हैं उसको बोलते हैं डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन। क्या बोलते हैं, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन। तो डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन भी उसके लिए क्या होगा, लार्ज होगा, जिसका मेटल बॉन्डिंग क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। चलिए बात करते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि मेटल को आप वेपराइज कर रहे हो, वेपर में चेंज कर रहे हो। ठीक है, तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्डिंग होता है क्या, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या होगा, हम लोग टर्म यूज करते हैं डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन, ये भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है,
अगर मान लीजिए कि मेटालिक बॉन्डिंग यानी मेटल को आप गैस में भेजना चाहते हो, गैस मतलब वेपर में भेजना चाहते हो, तो उसको बॉइलिंग पॉइंट ही बोलते हैं। और वेपराइजेशन बोलो या उसको बोलते हैं एटमाइजेशन बोल सकते हो, उसको आप एटमाइजेशन बोल सकते हो। तो जितना ज्यादा मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होगा उतना ही जो एटमाइजेशन यानी वेपर में भेजने का जो एनर्जी है ज्यादा लगेगा। तो डेल्टा एच ऑफ एटमाइजेशन कहीं ना कहीं मेटालिक बॉन्डिंग से लिंक होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम सोच सकते हैं। अब बात करते हैं एस ब्लॉक पे, और बात करते हैं चलो एस ब्लॉक पे। एस ब्लॉक पे ध्यान देना, सबका वैलेंस शेल क्या है? एस ब्लॉक में लिथियम से लेकर सीजियम तक का फैमिली है, तो सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही है। तो जब भी नीचे मूव करते हो ना, तो नीचे मूव करते हो तो आपका चूंकि साइज बड़ा हो रहा है, तो मेटालिक बॉन्डिंग क्या होगा, का स्ट्रेंथ घटेगा। तो स्ट्रेंथ घटेगा तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी घटेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा। ठीक है, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन भी घटेगा, डेल्टा एच ऑफ एटमाइजेशन भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, हार्डनेस भी घटेगा। मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो क्या हार्ड नहीं होगा, सॉफ्ट होगा, यानी क्या वो नीचे से उसका सॉफ्टनेस क्या होता है, इंक्रीज करता जाता है। ठीक है, चाहे किसी का भी हो, चाहे लिथियम से लेकर सीजन तक का बात कर रहे हैं या फिर आप बेरिलियम से लेके कैल्शियम तक का बात करोगे, सॉरी बेरिलियम से लेके आप बैरियम तक का बात करो, सब में ये सेम चीज होगा। ठीक है, तो ये दोनों इस ब्लॉक में सेम ट्रेंड फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि नीचे से क्या हो, नीचे से आपका रेडियस क्या हो रहा है, रेडियस इंक्रीज कर रहा है। तो रेडियस इंक्रीज करेगा क्योंकि नीचे डाउन द ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम ही रहता है सब में ना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का फैक्टर खत्म, यानी चार्ज का फैक्टर खत्म, तो जो साइज का फैक्टर ऑपरेट करेगा। ठीक है, दोनों में रेडियस बढ़ेगा तो दोनों में प्रॉपर्टी क्या होता है, घटता है। दोनों में सारा प्रॉपर्टी क्या होता है, नीचे घटता है। लेकिन अगर बात करोगे इन दोनों में कंपेयर करोगे, यानी ग्रुप वन एस ब्लॉक में ग्रुप वन ग्रुप टू में कंपेयर करोगे, तो ग्रुप वन के किसी भी एलिमेंट से ग्रुप टू का जो मेटालिक बॉन्डिंग है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। कोई भी एलिमेंट का बात कर रहे हैं, तो ये इसका मेटालिक बॉन्डिंग क्या होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा देन ग्रुप वन, यानी लिथियम से भी स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, इसका मतलब बोलना क्या चाह रहे हैं, मेटालिक बॉन्डिंग में जो चार्ज का फैक्टर है ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। मेटालिक बॉन्डिंग में जो वैलेंस स्ट्रॉन्ग का जो फैक्टर है या जो चार्ज का फैक्टर है वो ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है, ये ज्यादा, और साइज के वजह से प्रोपोर्शनल होता है। तो हम बोल रहे साइज का फैक्टर ज्यादा डोमिनेट नहीं करता, डोमिनेट क्या करता है, तो डोमिनेट करता है आपका चार्ज का फैक्टर। ठीक है, और आप ध्यान देना, तो ये जो है ये आपका डोमिनेट करता है, आपका डोमिनेट करेगा प्रोसेस में। तो ग्रुप टू में चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन है बैलेंस में, वो डोमिनेट करेगा, ये डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये आपका एस ब्लॉक के बारे में आपको समझा दिए। तो आप लोग एस ब्लॉक में देखोगे कि नीचे आने से क्या हो रहा है, तो नीचे आने से आपका, ठीक है, नीचे आने से आपका सारा चीज घट रहा है। ठीक है, अब ये चीज आप ध्यान देना, अब ये चीज आपको समझ में आ चुका कि एस ब्लॉक में क्या हो रहा है। अगर हम बात करते हैं डी ब्लॉक का, तो ऐसा डी ब्लॉक में हो रहा है क्या, वो भी हमको चेक करना है। ठीक है, और डी ब्लॉक में हो रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं हो रहा तो देखना है कि क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग को मेटालिक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब देखना है कि डी ब्लॉक में ओबे कर रहा है कि नहीं ओबे कर रहा है। ठीक, ध्यान देना। तो डी ब्लॉक में देखोगे आपके सामने देखोगे मेल्टिंग पॉइंट का टेबल लिया हुआ है। एक देखोगे यहाँ पे ग्राफ बना है मेल्टिंग पॉइंट का, तो देखोगे इस ग्राफ में आप एक इंपॉर्टेंट चीज स्टडी करोगे। तो किसी भी पीरियड में अगर बात करते हैं पीरियड में, तो मेल्टिंग पॉइंट देखो, टाइटेनियम स्कैंडियम का अवेलेबल नहीं है, स्कैंडियम का तो पास अवेलेबल नहीं है, तो टाइटेनियम देखो यहाँ पे है, वैनियम में बढ़ा, क्रोमियम बढ़ा, क्रोमियम देखो एमएन में डिप किया है, एमएन में साफरी डिप किया है, फिर आयरन में बढ़ा है, कोबाल्ट, निकल, पीडी। ठीक है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे घट रहा है, सॉरी आयरन कोबाल्ट निकल घटा है। ठीक, और उसका ध्यान देना, उसका देखोगे, और उसके बाद और डिप किया है किसमें, आपका कॉपर में और डिप किया है। ठीक है, जिंक में और डिप कर जाएगा, जिंक का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, जिंक में और डिप कर जाएगा। ठीक है, ये आपका किसी भी पीरियड में देखो, चाहे ऊपर में देखो ये 3D फैमिली का बात कर रहे थे हम लोग, ऐसा फॉलो कर रहा है। अगर हम 4D फैमिली का बात करें तो भी हो रहा है, 4D फैमिली में देखो यहाँ पे देखो जर्कोनियम से लेके आगे तक बढ़ा है, फिर एमएन वाला फैमिली टिटेनियम में क्या घटा है, फिर बढ़ा है, फिर घटा है। ठीक है, फिर हॉफनियम में बात कर रहे हैं, तो हॉफनियम में क्या देखोगे,
तो पहले बढ़ा है, ठीक है, और फिर देखो फिर घट रहा है घट रहा है घट रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ऑलमोस्ट सारा सारा सीरीज में क्या हो रहा है, ऐसे ग्राफ चल रहा है, बढ़ा है बीच वाला पे, यानी एम एन टी सी और आर ई, ये सब बीच वाला एलिमेंट है, मिडिल एलिमेंट है, मिडिल एलिमेंट में घटा है और उसके बाद फिर से बढ़ा है, फिर ऐसा हुआ है। तो ऑलमोस्ट ये आपका कौन कौन सा किस किस में हो रहा है, तो आपका जो थ्री डी सीरीज है वो भी ऐसा ही ग्राफ है, जो 4D सीरीज ऐसा ही ग्राफ है। बस 5D सीरीज में, एक्सेप्शन क्या है कि यहाँ पे डिप तो किया है लेकिन अगला एलिमेंट ऊपर उठा नहीं है, अगला एलिमेंट फिर नीचे आ गया, वो फिर नीचे आ गया है। बाकी जब मैं क्या था, बीच में डिप करने के बाद फिर उठ रहा था, तो वहां पे आपका उठा हुआ नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज को डिसोबे कर रहा है। लेकिन नॉर्मली क्या है, नॉर्मली अगर इसको अगर छोटा सा कंपाइल करोगे तो ऑलमोस्ट पहले बीच में बढ़ रहा है और फिर घट रहा है, ऐसा हो रहा है, ठीक। यहाँ पे बीच में D5 पे, यानी बीच में मिड वाले एलिमेंट पे हर जगह डिप किया, हर जगह डिप किया, हर जगह डिप किया, ठीक है, तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। हाँ, अगले उसका अगला एलिमेंट है कि बाकी जगह राइज किया है, और जो 5D सीरीज है, 5D सीरीज में वो और डिप किया है, उसमें और डिप हुआ है। तो ये आपको इसको स्टडी करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि आखिर मिड तक बढ़ रहा है और मिड के बाद घटना क्यों स्टार्ट हो रहा है, इसको हमको जानना है, ठीक है। और एक और चीज, एक गौर करना कि हम जब डी ब्लॉक का बात कर रहे हैं तो डी ब्लॉक अलोंग द ग्रुप का बात करते हैं। देखो ग्रुप नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग, ये ग्रुप का एलिमेंट है, ये भी एक ग्रुप का एलिमेंट है। तो अब गौर करने वाला बात क्या आपके लिए कि एस ब्लॉक में क्या था, एस ब्लॉक में डाउन द ग्रुप में क्या होता था, आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या था, घटता था। डी ब्लॉक में उल्टा हो रहा है, डी ब्लॉक में उल्टा हो रहा है कि देखो डाउन द ग्रुप में देखो मेल्टिंग पॉइंट आपका बढ़ रहा है, ठीक है, डाउन द ग्रुप में जहां से घटना चाहिए था बट क्या इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसको हमको रीजन आउट करना है कि आखिर हो क्या रहा है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, एस ब्लॉक का उल्टा काम डी ब्लॉक में क्यों हो रहा है, एस ब्लॉक का उल्टा काम डी ब्लॉक में होने का रीजन आखिर क्या है। तो ध्यान देना इस चीज को। तो इसको समझने के लिए आपको मेटालिक बॉन्डिंग को डी ब्लॉक में कैसा होता है समझना पड़ेगा। तो ध्यान देना, जब भी बात करते हो बच्चे लोग, तो बॉन्डिंग इन डी ब्लॉक, बॉन्डिंग इन डी ब्लॉक ये समझोगे, बॉन्डिंग इन डी ब्लॉक। तो बॉन्डिंग डी ब्लॉक का जब बात करते हैं तो वहां पे समझना, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम मेटालिक बॉन्डिंग किसके कारण होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो अपार्ट फ्रॉम मेटालिक बॉन्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, ठीक है। देयर इज देयर इज देयर इज मल्टीपल डी ओवरलैप, ठीक है, ओवरलैप बिटवीन एटम, डी ओवरलैप बिटवीन एटम ड्यू टू due to unpaired due to unpaired unpaired d इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डी इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको समझ में आना चाहिए। तो देखिए मल्टीपल डी ओवरलैप, तो ये अब इसे समझो ये हो क्या रहा है, तो ध्यान देना हम बोलना क्या चल रहा है। जैसे इसका एग्जांपल एक और समझा रहे हैं, जैसे बात करें चलो आयरन का, तो आयरन का अगर कॉन्फ़िगरेशन तुम लिखेगा तो आयरन का कॉन्फ़िगरेशन होता क्या चलो, आर्गन होता है 36N4s2 होता है, आपका आयरन हुआ। अब देखो आयरन का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, कौन सा इलेक्ट्रॉन, एस वाला, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपके पास, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल जाता है ना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा, ये चला जाएगा मेटालिक बॉन्डिंग में, यानी ये बाहर इजीली लूज कर देगा और चला जाएगा किसमें, मेटालिक बॉन्डिंग में, ठीक। तो ये मेटालिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने चला गया आपके पास। तो इसका जो डी कैल्ट्रॉन तो लूज नहीं करता है, डी कैल्ट्रॉन तो अंदर है तो लूज नहीं करेगा। तो होता क्या है कि आयरन जो है, आयरन का दो एटम का हम बात करें तो आयरन का अगर +2 स्टेट में जा रहा है, मतलब बात करें कि आयरन दो इलेक्ट्रॉन को अगर छोड़ दे रहा है तो क्या होगा, +2 स्टेट में चला जाएगा, उसके पास क्या रहेगा, तो उसके पास रहेगा
उसके पास रहेगा चलो 3d6 रहेगा इलेक्ट्रॉन्स, एस का इलेक्ट्रॉन तो लूज कर चुका है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि दो ऐसा एटम का हम बात कर रहे हैं, तो दो आर एटम अगर बात कर रहे हैं इस तरह का, दो आर एटम इस तरह से अगर पास आएगा, ठीक है, तो आर एटम क्या हो पास पास रहेगा ना मेटल में, तो ऐसा पास पास होता मान लेते हैं। तो होता क्या है इस आर एटम में, ध्यान देना आप, एक आर एटम का D6 है, ठीक है, तो D6 का इलेक्ट्रॉन को हम फिलअप करके दिखा रहे हैं आपके लिए हम, ठीक, इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करते हैं यहाँ पे, तो आपका D6 में क्या होगा, 5 अनपेड 1 पेड हो गया। ठीक, तो एक आर एटम के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा ही क्या होगा दूसरा आइटम होगा, तो दूसरा आइटम का हम बात कर रहे हैं ऐसा, ठीक। अब होता क्या है, आप लोग बॉन्डिंग पढ़े हो, आप लोग बॉन्डिंग पढ़े हो, तो बॉन्डिंग में ध्यान देना, तो बॉन्डिंग में बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड का, बॉन्डिंग में जब बात करते हैं हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड का, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता क्यों है, तो कोवेलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन का हुआ था बात, तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म क्यों करता है, कोवेलेंट फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ अनपेयर्ड ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग ऑफ अनपेयर्ड ऑर्बिटल, यानी अनपेयर्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करके, ओवरलैपिंग ऑफ अनपेयर्ड ऑर्बिटल, ठीक है, यानी अनपेयर्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करके आपका कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, तो आपका एक होता है वैकेंट, ये हो गया आपका अनपेयर्ड, और दो इलेक्ट्रॉन हो गया पेयर्ड। तो कभी भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अगर कोवेलेंट बॉन्ड का बात करें, ओवरलैपिंग का बात करें, तो ओवरलैपिंग हमेशा होता है अनपेयर्ड ऑर्बिटल में। अब वो दिख रहा होगा दो आर एटम जो एडजेसेंट है, उसमें क्या होगा, उसमें देखोगे तो इसमें देखोगे कि यहाँ पे डी और डी जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो आप ऐसा सोच सकते हो क्या कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख रहा है ये आपस में ओवरलैप कर सकता है, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो सकता है कुछ सम एक्सटेंट तक। तो यहाँ पे ये जो 3D इसका इसका 3D है, क्योंकि इसका फोरेस्ट तो खाली हो चुका है ना, फोरेस्ट का इलेक्ट्रॉन तो बाहर जा चुका है, तो दोनों का 3D का क्या ओवरलैप हो सकता है। तो अपार्ट फ्रॉम मेटालिक बॉन्डिंग में जो कंट्रीब्यूशन क्या था, वो कंट्रीब्यूशन था फोरेस्ट का, उसके अलावा क्या है यहाँ पे डीडी का एक ओवरलैपिंग हो रहा है, इस ओवरलैपिंग देखो मल्टीपल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ये मल्टीपल बॉन्ड जो क्रिएट हो रहा है ये भी क्या होगा, एक्स्ट्रा फैक्टर देगा। तो यहाँ पे जो इस मल्टीपल ओवरलैपिंग का बात कर रहे हैं, ये ओवरलैपिंग भी क्या होगा, मेटालिक बॉन्डिंग के अलावा एक नया फैक्टर है किसके लिए, डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट का, तो ध्यान देना, तो डी ब्लॉक में क्या है, मेटालिक बॉन्डिंग है, और साथ में क्या है, साथ में क्या मल्टीपल मल्टीपल डीडी ओवरलैप है, मल्टीपल डीडी ओवरलैप है। तो मल्टीपल डीडी ओवरलैप क्यों हो रहा है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। तो मल्टीपल डीडी ओवरलैप जो है ये प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू होगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल, इन डी सबसेल। ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया है कि डी ब्लॉक में मेटालिक बॉन्डिंग के अलावा भी कुछ कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, तो पॉइंट है, इससे हम लोग एक्सप्लेन क्या कर सकते हैं, तो हम बोल रहे हैं कि जितना जितना आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, उतना ओवरलैपिंग क्या होगा, डीडी का ज्यादा होगा, उतना ही डीडी ओवरलैपिंग क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक, तो आप इसको अब गौर करना, इसको गौर करना, गौर क्या करना हम लोग को ध्यान देना। जब हम लोग डी ब्लॉक में थे तो ध्यान देना, यहाँ देखोगे कि आपका टाइटेनियम से लेकर क्रोमियम तक बढ़ा है, बढ़ा इसलिए क्योंकि टाइटेनियम में D2 था 2 अनपेड, यहाँ पर D3 है 3 अनपेड, D4 है 4 अनपेड, सर यहाँ पे D5 हो जाता है, एक्सेप्शन होता है D5 हो जाता है, यहाँ 5 अनपेड हो गया। ठीक, तो यहाँ देखो अनपेड बढ़ेगा तो क्या होगा, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, सिमिलर देखो जर्कोनियम से लेके मोलिब्डेनम तक अनपेड बढ़ रहा है, अनपेड बढ़ा है, इसलिए बड़ा हुआ है। ठीक है, ये बड़ा हो रहा है। ठीक है, अब पॉइंट आता है कि यार बीच में एमएन वाला फैमिली नीचे डिप क्यों करता है, जबकि एमएन में अगर देखोगे तो एमएन में क्या हो रहा है, एमएन में D5 होता है, सारे में क्या D5 है, तो D5 होने के बाद भी
यानी अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होने के बाद भी डिप क्यों कर रहा है, तो इसका इसलिए लॉजिक आप इतना सोच सकते हो यार, Mn d5 तो है, लेकिन ध्यान देना Mn d5 तो है, लेकिन होता क्या है कि जब d5 में होता है तो Mn में क्या होता है कि d5 स्टेट है, तो d5 में एक हो गए, तो d5 में एक एक्सचेंज एनर्जी होता है, एक्सचेंज एनर्जी होता है, ठीक है। तो इन d5 का इलेक्ट्रॉन आपस में एक्सचेंज कर रहा है, आपस में क्या हो रहा है, एक्सचेंज कर रहा है, आपस में एक्सचेंज कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है। तो इस एक्सचेंज, यहाँ पे एक्सचेंज जब कर रहा है ये आपस में, कुछ हम ऐसे समझा रहे हैं आपको एक्सचेंज दिखा के, तो ये ओवरलैप नहीं करना चाहेगा। तो इस एक्सचेंज को अगर इसमें ओवरलैपिंग कर लेगा आपस में, तो एक्सचेंज क्या होगा, बंद हो जाएगा। अगर ये ओवरलैप कर लेगा इस तरह से, तो एक्सचेंज क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो इसलिए इस एक्सचेंज एनर्जी को बचाने के लिए ये रिलेक्टेंट होता है, ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी, ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी it is reluctant टू ओवरलैप, यानी ये ओवरलैप नहीं करना चाहता है। ओवरलैप नहीं करेगा तो क्या होगा, इसका जो ओवरलैप यानी डी ओवरलैप का जो हम बात कर रहे हैं, ओवरलैप नहीं करना चाहता है, ठीक है। इसलिए देखोगे इसमें डिप कर रहा है, इसलिए यहाँ पे देखो ये डिप कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, ये आपका डिप कर रहा है, ठीक है। तो ये देखो बीच में यहाँ पे डिप किया सारा, उसके बाद फिर से क्या है, फिर बढ़ा, फिर देखो अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन घटेगा तो फिर से घट रहा है, फिर से घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो ये आपको पहला चीज आपको समझ में आ गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। सेकंड पॉइंट है कि डाउन द ग्रुप में बढ़ क्यों रहा है। डी ब्लॉक में डाउन द ग्रुप का बात कर रहे हैं, तो डाउन द ग्रुप में आखिर मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज क्यों कर रहा है, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप में इंक्रीज क्यों कर रहा है, तो इसको हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस सेशन को मैं इन कर रहा हूँ।